कोरोना वॉरियर्स को सलाम करने के लिए आज तक ने तय किया कि साहित्य चर्चा तो होगी, तो क्यों नहीं ई साहित्य आज तक का आयोजन किया जाए। वो हमने किया। एक के बाद एक साहित्य जगत से जुड़ी हस्तियां आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं। कुछ अपनी कह रहे हैं, कुछ उनकी सुन रहे हैं और कुछ आपकी बात भी उन तक पहुंचा रहे हैं। तो अब हमारे साथ मेहमान होंगे अशोक वाजपेयी। हिंदी साहित्य के जाने माने हस्ताक्षर हैं अशोक वाजपेयी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में एक दिलचस्प बात जो याद दिला देनी जरूरी है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर और उसके बाद हिंदी साहित्य जगत में वो मकाम जहां तक पहुंचने में बरसों बरस लग जाते हैं लोगों को। स्वागत है अशोक जी आपका ई साहित्य आज तक में। नमस्कार। अशोक जी, जो कलम से लिखने के आदी होते हैं उनको वैसे अच्छा नहीं लगता कंप्यूटर पे लिखना, आईपैड पे लिखना, मोबाइल पे लिखना। हम तो आपको कह रहे हैं कि आईपैड से, मोबाइल से आधा घंटा बात ही कर लीजिए हमसे। हाँ जरूर, बताइए। तो लॉकडाउन में कैसा समय कट रहा आपका? बमुश्किल कटता है, लेकिन कट तो जाता ही है। आखिर 60 से अधिक दिन हो गए और हम तो बुजुर्गों के लिए तो अभी लगता है तालाबंदी कुछ ज्यादा देर चलेगी। तो अब धीरे धीरे, और लेखकों को एकांत इतना बुरा नहीं लगता। हालांकि मैं ऐसा लेखक रहा हूं जो एकांत प्रिय तो है, लेकिन जिसे कि ये दूसरे बहुत जरूरी है। अब वो दूसरे गायब हैं यानी हम ही ने गायब कर दिए हैं उनको। तो साहित्य एक ऐसा व्यसन है या ऐसा काम है जिसमें जो दूसरे आपसे अलग पड़ गए हैं, जो दूसरा जीवन आपसे छिटक गया है, वो आपके पास ले आता है। तो पढ़ते रहते हैं और कुछ लिखते भी रहते हैं। उससे ये जो दूसरा जीवन जो फिलहाल एक भौतिक दूरी पर चला गया है, उससे संपर्क बना रहता है। ये दूसरे जीवन से अच्छा समय है या अब खराब लगने लगा? कभी कभी लगती है, बेचारगी तो है ही, और कभी कभी थोड़ी दहशत सी भी लगती है। लेकिन कुल मिलाकर एक ज्यादा नियमित जीवन हो गया है। खाना वक्त पे और नाश्ता वक्त पे और सोना वक्त पे। इतनी नियमितता वैसे तो बड़ी मुआफिक होती है, लेकिन हम जैसे लोग जो बहुत आयोजनों में व्यस्त रहते हैं, इतनी नियमितता बरत नहीं पाते थे, तो उसके अनियमितता के ज्यादा अभ्यास थे। अब कम से कम नियमित होने का अभ्यास हो रहा है। तो आपके अंदर के लेखक को तो चुभ रहा होगा कि ये टाइम टेबल से कैसे चल रहा आदमी। नहीं, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान बहुत जाता है, जैसे कि खाने पकाने में और जो बर्तन लगते हैं वो इतने अधिक होते हैं और उनको बार बार साफ करना पड़ता है। तो इसमें इतना वक्त लगता है और इनकी अपनी एक किस्म की लय है, अपनी एक किस्म की कविता है, उसको करने में भी कुछ मजा आने लगता है। तो मजा मतलब हमने तो जिंदगी में कभी इस तरह के काम बहुत सारे हैं जो अब करते हैं। किताबों की धूल झाड़ना, किताबों को इधर से उधर करना तो आता था, और फिर उनको अपने ढेर में छिपने का गुर भी पुस्तकों को मालूम होता था। अब उसको थोड़ा नियंत्रित करने की कोशिश होती है, पर पढ़ते पढ़ते भी ऊब होने लगती है, थोड़ी सी आंखें भी जवाब दे जाती हैं। तो फिर कोई और चारा नहीं है, संगीत सुनिए। बहुत सारी फिल्में इस बीच देखता रहा हूँ अपनी पत्नी रश्मि के साथ। एक सीरीज है बहुत दिलचस्प, नेशनल ज्योग्राफिक ने बनाई है, जीनियस। तो पहले हमने पिकासो पर बहुत सारे एपिसोड्स देखे और आजकल आइंस्टाइन पर देख रहे हैं। कुरोसावा की फिल्में देखी, एंटोनियोनी की फिल्में देखी, वगैरह वगैरह। कुछ थोड़ा लिखते पढ़ते भी हैं, कुछ कविताएं भी लिखी। एक साप्ताहिक स्तंभ लिखता हूँ तो वो भी लिखता हूँ। तो कविता तो मैं ज़रूर सुनूंगा आपसे एक आध, लेकिन क्योंकि अक्सर जब आपके साथ बातचीत होती है तो कविता कहानी की बात होती है। ये ऐसा मौका है जब कविता कहानी से इतर जिंदगी की कविताओं की बात हो रही है। तो ये सच सच बताइए, बर्तन धो रहे हैं कि नहीं आजकल? करना पड़ रहा है ना? हाँ, धो रहा हूं। आपकी बातों से पता लग रहा है। तब मेरे जिम्मे ये काम सौंपा नहीं गया था,
काम मेरी पत्नी निभाती है, मेरी बहू और पत्नी मिल के करते थे, पर मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मदद करने के भाव से करने लगा तो अच्छा लगने लगा। और ये भी कि कितने बर्तन खराब हो जाते हैं, उनको ठीक मतलब उनको धोना पड़ता है इत्यादि, कुछ अंदाज ही नहीं था। हम लोग तो 15-20 मिनट में खाना खाए चल दिए। तो अब उस तरह की जो जिंदगी के छोटे छोटे ब्यौरे हैं जिनको हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं आपाधापी में, जल्दबाजी में या अपने किसी और तुफैल के, तो उससे अलग ये एक है। मैंने इस पर एक टिप्पणी भी लिखी है कि यकायक बहुत सारी चीजें जिनको आप ध्यान नहीं देते उन पर आपका ध्यान जाता है। तो ये चीजों मतलब लोग नहीं हैं लेकिन चीजें हैं, और एक तरह से चीजें ही लोगों की दूर सही उपस्थिति का थोड़ा एहसास कराती रहती है, क्योंकि उसमें से अधिकांश चीजें दूसरों ने बनाई है, दूसरों की बनाई हुई है। आपने उसमें बहुत कम, शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो आपने खुद बनाई हो किताबों के अलावा। तो ये जो दूसरे हैं, ऐसे वक्त में, ऐसे एकांत में लगता है कि दूसरे आपकी जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं। दूसरों के बिना आप हो ही नहीं सकते। अगर दूसरे ना हो और आपकी मदद ना करें हर तरह के काम में, तो आपका जीना मुहाल हो जाएगा। अकेले पड़ जाना तो जरूरी होता है और उचित भी है, और अकेले पड़ जाने से घबराना नहीं चाहिए। और हमारा समय कम से कम इस कोरोना प्रकोप के पहले ऐसा था जिसमें ज्यादातर लोग अपने अकेलेपन से घबराकर उसको टेलीविजन लगा के, फिल्म लगा के, ये करके कुछ आवाज, शोर, कुछ नाच गाना करके भरने की कोशिश करते थे। अब वो एकांत उनके सर पे खड़ा है और अपनी कीमत मांग रहा है कि ये एकांत तो जरूरी है, इसको आप टाल नहीं सकते। तो अच्छा है कि हम उस एकांत का की साधना कर रहे हैं, बिना ये भूले कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकोप को कम करने के लिए उससे जूझ रहे हैं, जिनको आप अभी थोड़ी देर पहले कुछ कोरोना योद्धा वगैरह कह रहे थे। डॉक्टर, नर्स हैं, सफाई कर्मचारी और छोटे मोटे कर्मी, वो एक तरफ हैं, और जो कुछ अदूरदर्शिता, कुप्रबंधन और कुछ बिना सोचे समझे यकायक सब चीजें बंद करने से जो हजारों लोग बेराहत, बेरोजगार, बेघर-बार हो गए हैं, और जो अपनी घर वापसी कर रहे हैं, लाखों लोग के दारुण चित्र सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे लगता है वो भी एक तरह की कोरोना विपत्ति का ही प्रतिफल है। और तब दिल को थोड़ा उत्साह मिलता है जब आप ऐसे चित्र देखते हैं जिसमें लोगों के समूह और कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं, खाने पीने का सामान दे रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको दिलासा दे रहे हैं, कुछ ठहरने की जगह दे रहे हैं। आज ही मैंने चित्र देखे जिसमें खबर पढ़ी कि वैष्णो देवी मंदिर के प्रबंधकों ने वहाँ जो क्वारंटीन हैं बहुत सारे मुसलमान, उनके रमजान के रोजे टूटने के लिए कुछ सहरी वगैरह जो बनाई जाती है वो मुहैया कराई है। सिखों की तो हमेशा भूमिका इसमें बहुत आगे की रही है, उनके गुरुद्वारों में लंगर चल रहे हैं, गिरजाघरों में भी ऐसा हो रहा है। और ये भी खबर पढ़ी थी मैंने कुछ दिन पहले कि तिरुपति देवस्थानम को करोड़ों रुपए की नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस दौरान भक्त लोग तो आ नहीं रहे हैं जी। तो मुझे ये ख्याल आया कि हमारे ऐसे बहुत सारे धार्मिक मंदिर और अन्य धर्मों के भी संस्थान होंगे जिनके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, और ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें गरीबों की मदद करने को, यानी दीन दयालुता को एक श्रेष्ठ गुण या वृत्ति न बताया गया। ठीक बात। तो ये वक्त है जब ये सारे धार्मिक संस्थान अपना खजाना खोल दें
इन गरीबों बेराहत लोगों की मदद के लिए करोड़ों की जो संपत्ति उनके पास है, पूजा अर्चा तो एक तरफ है, वो ठीक है, वो चलती रहे, वो करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, लेकिन इस समय मौका है कि आप अपने धर्म की दीन दयालुता प्रकट करें, लोगों की मदद करें। और ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है, क्योंकि ऐसे धार्मिक स्थल हर जगह हैं और हर जगह उनके पास संपत्ति है, साधन है, स्थान है। इसको खोल देना चाहिए। कोई कुछ ने खोला भी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे साहित्यकारों ने भी इसमें पहल की है, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, और जरूर की होगी, जहाँ लोगों को एक महीने का, 2 महीने का राशन के लिए राशि, ये सब उपाय भी किए। ये सब कोरोना से लड़ने के उपाय हैं। और दूसरी तरफ एक अधिक ये जो लोगों को निस्सहाय और उनके हाल पर कि ये उनका भाग्य है, इससे हमें क्या लेना देना है, छोड़ने के बजाय एक नए किस्म की नागरिकता विकसित करने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें काफी लोग शामिल होंगे जो कि धर्म, जाति और संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर मनुष्यता मात्र का एहतराम करें और उस मनुष्यता को बनाए रखने के लिए सहायता की भावना, करुणा की भावना, अंतःकरण को जगाने की भावना बनाए रखने के लिए इस नागरिकता में एक नई शक्ति आए। आपको लगता है बहुत बड़ा कि योगदान होगा इससे जब हम बाहर निकल एक विपत्ति का, इस दौर से जब हम बाहर निकलेंगे, इस बीमारी से लड़ने की ताकत दुनिया के हाथ में आ जाएगी, कोई अस्त्र, कोई शस्त्र तैयार हो जाएगा कोरोना से निपटने का, तो जी साहित्य का एक काल वो कोरोना काल भी होगा, लॉकडाउन काल भी होगा, जिसमें कि वो सारी कहानियाँ, वो सारे दस्तावेज, वो सारे सामाजिक घटनाक्रम वो सहेजे जाएंगे साहित्य के तौर पर, जो कि अभी अभी आप जिक्र कर रहे थे। और देश के युवा, बुजुर्ग, बहुत तरह के लोग, देखने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले, वो उसको डॉक्यूमेंट करते जा रहे होंगे। अभी शायद अभी छपेगा नहीं, हाँ जरूर, लेकिन जब समय आएगा तो एक कोरोना काल या लॉकडाउन काल का साहित्य अलग होगा। हाँ, देखिए, 2 तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो फौरन प्रतिक्रिया कर सकते हैं और कई बार उसमें अच्छा साहित्य भी होता है, और कुछ लोग होते हैं जो फौरन ऐसा नहीं कर पाते, वो इस तरह के तुरंतावृत्ति के स्वामी नहीं होते, तो वो थोड़ा रुक कर करते हैं। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ा अध्याय होगा जो हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक बड़ा अध्याय है, जिसमें कई तरह की क्रूरताएं और संवेदनहीनता और निर्ममता भी प्रकट हुई, लेकिन दूसरी तरफ करुणा और सहानुभूति और सहयोग और सहायता वाली नागरिकता भी प्रकट हुई। तो दोनों को एक साथ देखना जरूरी होगा। और अगर आपके पास समय हो या मेरे पास, तो मुझे पता नहीं कितना वक्त गुजर गया, तो मैं अपनी 2-3 कविताएं आपको सुनाना चाहता हूं जो मैंने इस दौरान ही लिखी। जरूर, हम तो चाहते हैं कि आप सुनाएं। आप आमतौर पर मैं फौरन प्रतिक्रिया करने वाला कवि नहीं रहा हूं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए। पहली कविता है, पृथ्वी का मंगल हो। सुबह की ठंडी हवा में अपनी असंख्य हरी रंगतों में चमक कांप रही हैं अनार, नींबू, नीम, सप्तपर्णी, शिरीष, बोगनवेलिया, सहजन, जवा, कुसुम की पत्तियां। धूप उनकी हरितिमा पर निश्चल फिसल रही है। मैं सुनता हूं उनकी संवेद प्रार्थना, पृथ्वी का मंगल हो। एक हरा वृंदगान है विलंबित वसंत के उकसाए, इसमें तरह तरह के नामहीन फूल सरों की तरह कोमल आघात कर रहे हैं। सब गा गुनगुना बजा रहे हैं स्वस्ति वाचन पृथ्वी के लिए। साइकिल पर एक लड़की लगातार चक्कर लगा रही है। खिड़कियां बालकनियां खुली हैं, पर निर्जन एकांत एक नए नीरभ नभ की तरह
हम पर छाया हुआ है, पर धीरे धीरे, बहुत धीरे एकांत भी गा रहा है पृथ्वी के लिए मंगलगान। घरों पर, दरवाजों पर कोई दस्तक नहीं देता, पड़ोस में कोई किसी को नहीं पुकारता। अथाह मौन में सिर्फ हवा की तरह अदृश्य हल्के से धकियाता है हर दरवाजे, हर खिड़की को मंगल आघात पृथ्वी का। इस समय एकाएक बहुत सारी जगह है, खुली और खाली, पर जगह नहीं है संग साथ की, मेल जोल की, बहस और शोर की, पर फिर भी जगह है शब्द की, कविता की, मंगल वाचन की। हम उन्हीं शब्दों में कविता के सूने गलियारे से पुकार रहे हैं, गा रहे हैं, सिसक रहे हैं, पृथ्वी का मंगल हो, पृथ्वी पर मंगल हो। पृथ्वी ही दे सकती है हमें मंगल और अभय, सारे प्राचीन आलोकों को संपुंजित कर नई वत्सल उज्ज्वलता हम पृथ्वी के आगे प्रणत है। ये तो है एक कविता, और 2-3 छोटी कविताएं हैं जो मैं इसी छोटी दौरान कविता लिखी आप गई। शुरू करें उससे ये पहले एक अप्रैल सवाल में पूछ लिखी लूं गई थी। कि जी, इतने माहौल में जहां आप देख रहे हैं नकारात्मकता आ रही है, जहां लोगों में डर है, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, एक निराशा हावी है, कवि उसमें आशावाद कैसे तलाश लेता है? या कवि को ये जिम्मेदारी का एहसास रहता है कि सब तमाम निराशावाद में भी मुझे कहीं ना कहीं आशा की एक उम्मीद जगा के रखनी है? एक तो देखिए, मैं कम से कम मैं कविता को उम्मीद की ही विधा मानता हूं। सारी नाउम्मीदी का बखान करना भी अपने आप में एक तरह की उम्मीद को रूप देना है। हम सच्चाई से भाग नहीं सकते, हमको उसका सामना करना होता है। और अगर सच्चाई निराश करने वाली है, नाउम्मीद करने वाली है, तो हम ऐसा बखान करेंगे जो नाउम्मीदी का हो। लेकिन कविता का ये स्वभाव ही है कि वो उम्मीद की एक लौ सारे अंधेरे के बावजूद जलाए रखती है। कविता उम्मीद की ही लौ है सारे अंधेरे में, और वो उम्मीद को सत्यापित करती है ना उम्मीदी का बखान कर। इसलिए वो एक तरह के अंतर विरोध में अपने को व्यक्त करती है। जी। लेकिन ये तो कविता का स्वभाव ही है, तरह तरह के विरुद्धों का सामंजस्य करना, जैसा कि हमारे एक बड़े आलोचक ने बहुत पहले कहा था। अब मैं 2-3 छोटी कविताएं सुनाता हूं। जी। भोर की पहली चिड़िया बोल रही है, अभी भी बचे हुए अंधेरे को चीरती हुई, भोर को पता नहीं। निर्जन में आवाजें हैं, शब्द नहीं है, लोग नहीं है, नियत समय पर फिर भी हो रहा है सवेरा। चिड़िया ने कुछ कहा नहीं है, उसको किसी ने कुछ बताया नहीं है, चुपचाप चिड़िया भोर ले आई है अपने नन्हे पंखों पर। चौथी, शायद अंधेरे को पता होता है कि उसे बीत जाना है, शायद प्रकाश को खबर होगी कि उसका अवसर आएगा, शायद हम ही हैं जो बीतने और होने के बीच फंसे। तो ये है। अब वैसे एक कविता इस पर भी है कि हर हालत में हमको उम्मीद को बचा रखना चाहिए। वो भी जी। कम से कम उम्मीद के पास कम से कम एक घर तो होना चाहिए, हमारे अंधेरे के मोहल्ले में ना हो, चकाचौंध की दमकती कॉलोनी में भी ना सही, कहीं तो सपनों में न रंग बचे हैं न रोशनी, सच कहने की हर भाषा संदेह के घेरे में है, झूठ पर लगता है सबको भरोसा बढ़ गया है, सपने अपने टुच्चेपन से उबर नहीं पाते, मसीहा होना बंद हो गया है, लेकिन छुट भइये असंख्य अवतारों में वापस आ रहे हैं, कुछ इधर हैं कुछ उधर, बीच में रुकना ठिठकना सा एक छूट गई आदत होकर रह गया है। ऐसे में कविता जैसी छोटी जगह में उम्मीद का घर
कैसे बच सकता है, या कि छोटी जगह में रहकर ही उम्मीद और सब जगह छा सकती है। शब्दों में रोशनी हो तो शायद उम्मीद उधर आ सकती है। शब्दों में रोशनी हो तो शायद उम्मीद उधर आ सकती है। बहुत खूब। एक चीज़ और पूछ रहा हूँ आपको, ये लग रहा है कि इस दौर में समाज अपने भीतर से कुछ और नए नायकों को पहचान रहा है। अभी तक जिन लोगों को देखकर आंख फिर लेता था या सोचता था कि ठीक है इनका काम है, ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लेकिन आज उनमें से कुछ को समाज नए नायकों के तौर पर पहचान रहा है। उनको जगह मिल रही बिल्कुल है कि सही नहीं? है, ये बिल्कुल सही है। अभी तक हम नायक जो थे वो राजनीति बनाती थी, धर्म बनाते थे, मीडिया बनाता था, बाजार बनाता था। अब विपत्ति ने नायक बनाए, और इस विपत्ति ने वो अज्ञात कुलशील लोगों को एक तरह का नायकत्व दिया है, जो बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग जिनका अभी हम नाम तक नहीं जानते, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो काम है जो बड़े बड़े नायक नहीं कर पाए हैं, न कर पा रहे हैं। यानी दूसरों को अपने समान मानकर उनको न्याय, अवसर, सब तरह के सब तरह की सहायता देने की कोशिश करना। ये नायक अपने को दूसरों के ऊपर नहीं, दूसरों से अलग नहीं, दूसरों से थोड़ा हटकर नहीं, उन दूसरों में अपने को शामिल कर नायकत्व अर्जित कर रहा है। अगर इस नायकत्व ने, इस नए नायक विधान ने हमारे सामाजिक ढांचे को बदला, और इसमें जो भेदभाव और दलितों और अल्पसंख्यकों और आदिवासियों और स्त्रियों के साथ जो अनाचार, अत्याचार की बड़ा भारी सिलसिला है, हिंसा है, हत्या है, उस पर रोक लगाने की, उससे उबरने की, मुक्ति की एक नई आकांक्षा पैदा करने की भावना घर कर सकती है, फैल सकती है। आसान नहीं होगा, ये सब चीजें बहुत कठिन हैं, और इस तरह की आशा करना बहुतों को, जो बड़े बड़े व्यवस्था और बड़े बड़े समीकरणों में सोचते हैं, और मुझे लगता है ये जो अज्ञात कुलशील नायक है, यही असली भारत का नायक होगा। ये नायक है वही भी है जो लोकतंत्र को सत्यापित करेगा, सशक्त करेगा। अशोक जी, ये नायक वही है भी जो लोकतंत्र में सबकी भागीदारी को सिर्फ 5 बरस में एक बार नहीं, हर दिन कई बार बताएगा और बरतेगा। हम लोग कवि हैं, और हो सकता है कि हम ये असंभव की संभावना एक तरह से कर रहे हैं, पर बिना असंभव का स्वप्न देखे संभावना कब हुई? किसने स्वप्न देखा था 1930 में, जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह पर निकले थे? कितने लोग थे उनके साथ, और खुद शायद गांधी जी ने या उनके साथ चल रहे सत्याग्रहियों ने उनका समर्थन कर रहे, तब सोचा था कि 17 बरस में हम संसार के सबसे बड़े, उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य के अंत की शुरुआत कर देंगे जी। असंभव था, लेकिन असंभव को संभव बनाना ये कवि कल्पना का काम है, और कवि कल्पना ही अंततः सच्चाई को गढ़। कम से कम हम लोग अपने मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए ऐसा मानते हैं। आपका मनोबल रहता है तो पढ़ने वालों का, सुनने वालों का, समाज का भी मनोबल रहता है। लेकिन
मैं जो बीच में पूछना चाह रहा था आपसे, पर आप धारा प्रवाह बोल रहे थे तो मैंने रोका नहीं। ये सही आप मायने में बताइए। नायक हैं भी जिनको हम नायक मान रहे हैं, या ये बलि के बकरे हैं जिनको हम चढ़ा देते हैं सूली पर कि तुम नायक हो, हम तो नहीं करना चाहते, तुम करो, हम तुमको नायक नायक कहकर केवल तुम्हारे पीछे अपने आप को छुपाते रहेंगे? हाँ, ये भी ये संदेह बना रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम उन पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल रहे हैं तो वो उठा नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम एक चमक, एक आभा, एक दीप्ति तो है। वो लौ में बदलेगी या मशाल में बदलेगी ये कहना कठिन है, लेकिन ऐसी आकांक्षा करना तो उचित है। जैसा कि और नायक जो समूह होते हैं उनमें भी घुसपैठिए होते हैं, उनमें भी छद्मवेशी होते हैं, उनमें भी मक्कार होते हैं, सो और जगह भी होंगे शायद। और बलि के बकरे जो बनाने का मुहावरा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इनमें, इनको हम इस समय अज्ञात कुलशील नायक कह रहे हैं, जो बलि के बकरे नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन का कुछ बलिदान कर रहे हैं, अपने साधनों का कुछ बलिदान कर रहे हैं, अपने समय और साधन का कुछ योगदान कर रहे हैं। इसलिए उनको संदेह की दृष्टि से तो जरूर देखना चाहिए। संदेह की दृष्टि से तो हमने अपने नायकों को देखना क्यों बंद कर दिया, मुझे यही समझ में नहीं आता। ऐसा कैसा लोकतंत्र है जो प्रश्न न पूछे और अपने नायकों पर संदेह न करे। लेकिन अभी संदेह को थोड़ा दबाने की जरूरत है और उम्मीद को थोड़ा उकसाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आज ई साहित्य आज तक के जरिए इस लॉकडाउन के काल में जब निराशा हावी है, उम्मीद की कविताएं कुछ हमारे दर्शकों के सामने आपने रखी, उम्मीद के कुछ शब्द आपने कहे और कवि वो आगे का रास्ता बताता है। तो आपकी इन कविताओं से हम उम्मीद करते हैं कि आगे का रास्ता भी बेहतर होगा और बेहतर दिखेगा। धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए। देखिए, रास्ता तो हम नहीं दिखाते हैं जी, हम तो गवाह हैं, हम गवाही दे सकते हैं, हमारी साक्षी रहे, बस इतना काफी है। बाकी लोग रास्ता खुद खोज लेंगे, कवि को उनको रास्ता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कवि रास्ता बताने वाला बाद में कहा जाता है, जब तक सामने रहता है तब तक नहीं कहा जाता, लेकिन बाद में कहा जाता है कि वो रास्ता दिखा गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहित्य आज तक का हिस्सा बनने के लिए। आभार आपका, धन्यवाद।